यस मैम। मैम कवि ने संसार को स्वान अर्थात कुत्ते के समान बताया है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब भी कोई संत या साधु अपनी भक्ति में लीन होता है, तब कुछ लोग आकर के उनका ध्यान बटाते हैं, बेवजह उनका बाधा डालते हैं, है ना? उनके काम में बाधा डालते हैं एवं ध्यान बटाते हैं। कवि ने संसार को स्वान रूप अर्थात बिना मतलब के हस्तक्षेप करने वाला बताया। स्वान का मतलब यहाँ रियल में कुत्ता नहीं, बल्कि बिना मतलब का हस्तक्षेप कर। आप देखते हो नहीं, आप कभी कभी रास्ते में जाते रहते हो, कुत्ता आपके पीछे जाके दौड़ा दौड़ा के आपको दूर तक पहुंचा देता है, आपको देखकर भौंकते रहते। हमने उसको कुछ किया नहीं, उसको कुछ चाहिए नहीं हमसे, फिर भी वो ये काम करता है। उसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि कवि ने संसार को स्वान रूप अर्थात बिना मतलब के हस्तक्षेप करने वाला बताया। फिर लिख देना कि जिस तरह हाथी को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, उसी तरह कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति में लीन साधक की अकारण निंदा करते हैं। अकारण का मतलब बेवजह, उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी वो उसकी निंदा करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? कवि ने संसार को स्वान रूप अर्थात बिना मतलब के हस्तक्षेप करने वाला बताया। जिस तरह हाथी को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, उसी प्रकार कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति में लगे ज्ञान प्राप्ति में लीन साधक की बेवजह निंदा करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट है दोहे के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। चलो कौन बताएगा? रिया बताएगी। हाँ चलो रिया आप बोलो। कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसकी तुलना बलशाली हाथी से की है। जिस प्रकार हाथी पर चलने के लिए वहां आसन होता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान को पाने के लिए हमें स्वाभाविक साधना की जरूरत होती है। जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ते बेवजह भौंकते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेवजह किसी की निंदा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार हाथी उन्हें अनदेखा कर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी उन्हें अनदेखा कर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो पूरे लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हमें निंदा करने वाले लोगों की परवाह किए बिना भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, अपने लक्ष्य में जुटे रहना चाहिए। यही ना हो गया। तो सीधा उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, बल्कि सीधा क्या लिखेंगे कि दोहे के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है कि हमें लोक निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति में लीन रहकर ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हमें लोक निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान प्राप्ति में जुटे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। पूरी लाइन मत लिखना, ठीक है? सिर्फ इसका सार क्या है कि जैसे हाथी लोगों की परवाह नहीं करता कुत्तों की, उसी तरह हमें भी निंदा करने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो सीधा लिखेंगे कि इस साखी के माध्यम से कवि ने हमें लोक निंदा की परवाह किए बिना भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है, भक्ति मार्ग में जुटे रहने का संदेश दिया। चलो निल्या आप बोलो, काव्यांश से दूर रूपक अलंकार बताओ। यस मैम, हाथी रूपी ज्ञान और स्वान रूपी संसार। ज्ञान रूपी हाथी बोलो, और स्वान रूपी संसार में है ना, उसमें वहां तुलना की संसार की तुलना कुत्ते से की गई है, तो उसको उपमा में लिखेंगे। और यहाँ पर हाथी रूपी ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलीचा, इसको लिखना आप लोग रूपक अलंकार। ठीक है, क्या लिखेंगे? ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलीचा। हो जाएगा सबसे। चलिए दूसरा वाला देखो, ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलीचा। पखापखी का आशय स्पष्ट कर। चलो राजलक्ष्मी, पखापखी का आशय स्पष्ट कर। पखापखी का आशय है पक्ष एवं विपक्ष का समर्थन विरोध। समर्थन विरोध। पखापखी का आशय है किसी विशेष धर्म संप्रदाय आदि में उलझकर मूल उद्देश्य से भटक जाना। पखापखी का अर्थ है किसी विशेष धर्म संप्रदाय आदि में उलझकर मूल उद्देश्य से भटक जाना, यही होता है पखापखी। मतलब
किसी विशेष धर्म का समर्थन करना, किसी विशेष धर्म का विरोध करना। जो हमारा है उसको हम अच्छा बताते हैं, जो हमारा नहीं है उसको हम बुरा बताते हैं। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखोगे पखा पखी का आशय है किसी विशेष धर्म संप्रदाय आदि में उलझकर मूल्य उद्देश्य से भटक जाना। ठीक है, चलिए। सारा संसार किसे भूल रहा है और क्यों? चलो विपुल आप बोलो, सारा संसार किसे भूल रहा है और क्यों? सारा संसार सच्चे भक्त को भूल रहा है, क्योंकि वो पक्ष और विपक्ष हमेशा करते रहते हैं। सारा संसार अपना मूल लक्ष्य, मूल का मतलब जड़ होता है, जो बेसिक चीज होता है उसको बोलते हैं, जिस पर आधारित होता है। तो सारा संसार अपना मूल लक्ष्य या मूल उद्देश्य पक्ष विपक्ष धर्म जाति मत मतांतर के चक्कर में पढ़कर भ्रमित हो गया। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है संत सुजान किसे कहा गया है और संत सुजान में कौन सा अलंकार? चलो प्रियांशु आप बोलो, संत सुजान किसे कहा गया है? हम संत सुजान उन्हें कहा गया है जो निरपक्ष होके अपनी भक्ति के रास्ते पे चलता है। जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष धर्म जाति के चक्कर में न पड़कर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की सच्ची आराधना करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष धर्म जाति के चक्कर में न पड़कर निष्पक्ष भाव से एक ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। और कौन सा अलंकार है इसमें? मैम अनुप्रास अलंकार। संत सुजान में अनुप्रास अलंकार। चलो गुड। चलो आनंद आप बोलो लास्ट नेक्स्ट वाला। हाँ आनंद। इस दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें निष्पक्ष भाव से सच्चे ईश्वर के भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। कि मनुष्य को पक्ष विपक्ष हिंदू मुसलमान जाति पाति के चक्कर में न पड़कर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, है ना। क्या बोलता है कि हमें पक्ष विपक्ष हिंदू मुस्लिम धर्म जाति के चक्कर में न पड़कर निष्पक्ष भाव से एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। चलो ऋषभ आप बोले, इस साखी में किस व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया? इस साखी में किस व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया? जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से भगवान की आराधना करते हैं उन्हें ज्ञानी कहा गया है। जो अभी हम लोग क्वेश्चन थर्ड का आंसर बोले ना, सेम वही चीज हो गया कि संत सुजान किसे कहा गया है और इस साखी में किस व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया। तो उसी व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया है जो पक्ष विपक्ष धर्म जाति के चक्कर में न पड़कर निष्पक्ष भाव से एक ईश्वर की, भगवान की बजाय ईश्वर लिखे, ठीक है, प्रभु लिखे, एक ईश्वर की सच्ची आराधना कर, ही सच्चा ज्ञानी कहा गया। दोनों क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट है, चाहते तो दोनों क्वेश्चन को अथवा करके भी लिख देते। तो आप लोग जब आंसर लिखोगे ना तो एक का भी, अगर थर्ड का लिख दोगे तो 5 से लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देना वो थर्ड का आंसर पे, ठीक है। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? The word doab means do means two and ab means water. The place where water body is. Very good, Muskan. Thank you. Right answer. Question number 2. How was the Northern Plains formed? Raj Lakshmi. In due course of time, the British gradually filled with the deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and peninsular plateau in the south. Flatland of extensive alluvial deposits lead to the formation of northern plains of India. Okay. So regarding the northern plains also, the formation that was mentioned by you is more or less the correct, but a few points are remaining by, let's see if you can give a concrete view of it. Priyanshu. Question number 2. Yes, sir. So question number 2. Yes. The northern plains were mainly formed by the alluvial deposits. The northern plains has been formed by the interconnection of the 3 major river system. They are the Indus, Ganga, and Brahmaputra, along with their tributaries. This is the complete formation of
Northern Plains. Okay, okay, correct. Now we can go directly to question number 3. What is Khadar or the Khadar region? Who can say about the Khadar region? Anand? Yes, sir. Khadar region is made up of new and young alluvial. They get renewed every year due to the sediments brought down by the flood. This area is very fertile and ideal for intensive agriculture. Very good, correct. Now question number 4 is our next question. What are the various types of the Punjab plains? So now it is giving stress to one region of the plains, Punjab. So who can identify this one? Let's see. Syed. Yes, sir. Sir, the various types of Punjab plains are the Satluj Yamuna plains and the Indus plains. Okay, correct. Right answer. Now the final question, I think it is easy one. What is Bhabur? I think a lot has been told regarding this Bhabur region. So you also need to say an interesting fact regarding this region. Divyakar. Yes, sir. Sir, Bhabur is the region south of lower Himalayas and the Shivalik hills. It is the alluvial apron of sediment washed down from the Shivaliks along the northern edge of Indo-Gangetic plain. Okay. And one interesting fact regarding this one? Sir, when the river flows from this, sometimes it gets lost and then re-emerges from the Terai region. Okay, that's a disappearing streams problem, right? Okay, Divyakar, thank you. Right answer. So with that, we can say that it's an end to our oral round for today. Now we will see what are the home assignments for today. These are the home assignments that you will have to do for today. That is, I think these questions are very basic. There is no confusion. There should be no confusion regarding any of them, but I'm reading them out for you. First question is, what are the importances of northern plains? So I think I also showed a slideshow of this one. So you have to write it just in the same way in form of points. What are the importances? Next is, what are the characteristic features of northern plains? So what are the features that you see overall in terms of the northern plains as one? So don't tell anything that is specific about Bhabur, anything specific about Terai, but tell the characteristic based upon northern plains as a whole. Here also you have to write in form of points. But make sure before you're writing points, many of you are simply starting with 1, 2, 3, 4 and writing the points right away. Before that, you have to write one line of introduction, which you have to write for every answer that you write on points. A one line introduction has to be written before you start writing the points. So please do it. Don't leave it out. That is just bringing you out of the format of answers. And if you maintain the right format, you will always get full marks. Now, question 3 is, what are the various types of plains? So here we are talking about the various types of plains physically, not regionally. And finally, question number 4 is, what is the Bhangar plains? So the Bhabur and Terai was told in the previous class. This one you have to tell about the Bhangar plains. And you have to not only say what is the Bhangar plains, you also have to write what are the characteristics of the Bhangar plains. So I hope that you've understood the